एक गरीब आदमी और एक भूतनी बनी हुई लड़की की मोरल स्टोरी। मित्रों, यह कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन एक रात एक मामूली सा कार्य उसकी सोच को बदलकर रख देने वाला था। भोलू एक 25 साल का नौजवान लड़का था। वह टैक्सी चलाकर अपनी अम्मा के साथ जिंदगी बीता रहा था। उसका गुजारा अच्छा चल रहा था और अब वह अपनी खुद की गाड़ी लेने की तैयारी में था। उस दिन सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और भूख अब उसे बहुत जोरों से लग चुकी थी। आखिर उसने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, फिर बाकी काम किया जाएगा। मोबाइल बंद किया और खाने की तलाश में सड़क के किनारे किसी होटल की ओर बढ़ा। वह पहली बार उस इलाके में आया था, इसलिए रास्ते से ज्यादा पता नहीं था। जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ा, उसे अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता कहां ले जाएगा। सड़क पर अंधेरा गहरा था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन कुछ ही आगे जाने पर उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और खाने की खुशबू से माहौल महक रहा था। भोलू ने गाड़ी लॉक की और वहां जाकर खाने की टेबल पर बैठ गया। अभी उसने ठीक से दुकान देखने का सोचा भी नहीं था कि एक लड़की उसके पास आई। लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी भी गैर जरूरी बात से बचना चाहती हो। लड़की ने खाने के बारे में पूछा तो भोलू ने मटर पनीर और रोटी ऑर्डर कर दी। जब वह मटर पनीर लेकर आई तो उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि भोलू खुद को रोक नहीं पाया। वह तुरंत ही खाने पर टूट पड़ा। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब भोलू ने पैसे पूछे। लड़की ने कहा कि जो भी पहली बार उनके ढाबे पर आता है, उससे पैसे नहीं लिए जाते। यह सुनकर भोलू चौंक गया और वह अपने मन में विचार करने लगा कि यह लड़की कौन थी, अकेले ढाबा चला रही थी या फिर यह किसी और का था। यह सोचते हुए उसने लड़की से पूछा कि क्या यह ढाबा उसका है। जवाब में लड़की ने सिर्फ सिर हिलाकर हां कहा। भोलू इस पूरी बात से बेहद हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे कोई लड़की इस तरह ढाबा चला सकती है, वह भी इतनी हिम्मत के साथ। वह उसकी यह बात भी नहीं भूला कि अगली बार आने पर ही वह अपना नाम बताएगी। घर लौटते वक्त भोलू को एहसास हुआ कि उसे मटर पनीर पैक करवा लेनी चाहिए थी, ताकि उसकी अम्मा भी खा लेती। लेकिन अब वह काफी दूर निकल आया था। वापस जाना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचने पर अम्मा ने पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। जब भोलू ने उन्हें बताया कि उसने ढाबे पर खा लिया, तो उन्होंने तसल्ली से कहा कि अच्छा हुआ, क्योंकि वह खुद बीमार थी और नाश्ता नहीं बना पाई थी। भोलू ने जब अम्मा को उस लड़की के बारे में बताया, तो उन्होंने भी हैरानी जताई कि पहली बार किसी लड़की को सड़क के किनारे अकेले ढाबा चलाते सुना है। भोलू को अब यह यकीन हो गया था कि वह लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके हाथों में जादू था या फिर शायद कोई और ही राज छुपा था। अब भोलू ने ठान लिया था कि वह दोबारा उस ढाबे पर जाएगा, और इस बार वह सिर्फ खाने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि यह जानने के लिए भी कि वह लड़की आखिर कौन थी। अगले ही दिन उसने अपनी इच्छा को जानने के लिए दोबारा उसी ढाबे पर रुका। इस बार वह बिना भटके सीधे उसी लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने उसे देखते ही हल्की खुश हो गई, क्योंकि उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। आज भी उसने लाल रंग का ही दुपट्टा लिया हुआ था और आज भी उसका चेहरा ढका हुआ था। नौजवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मटर पनीर ने रात भर मेरी जुबान पर तुम्हारा ही काम आ रहा था, इसलिए आज दोबारा खाने आया हूं। फटाफट गरम गरम प्लेट लेकर आओ। लड़की ने सिर हिलाया और कुछ ही देर में भाप उड़ाती हुई मटर पनीर के साथ रोटी भी लेकर आ गई। यह देखकर नौजवान ने बहुत खुश हुआ। लड़के ने कहा, अरे आज तो रोटी भी है, इसके तो पैसे लगेंगे। लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बोली, नहीं, जो आदमी दूसरी बार आता है उसे हम फ्री में रोटी देते हैं। उसकी बात सुनकर नौजवान दंग रह गया। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की कारोबार के मामले में बेहद समझदार है। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बिजनेस के मामले में बहुत चालाक हो, मुझे तुम्हारा यह अंदाज बहुत पसंद आया। लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। फिर उसने अपनी कहानी सुना दी, कैसे उसके पिताजी भगवान के पास जा चुके थे, कैसे वह और उसकी छोटी बहन मिलकर इस ढाबे को चला रही थी और कैसे मेहनत से उनका घर चलता था। नौजवान को यह सुनकर दुख हुआ।
उसने महसूस किया कि यह लड़की एक अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन हालात ने उसे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। मुसीबत का पहले दिन के बाद नौजवान का वहां दोबारा जाना नहीं हो सका। महीने का दिन आखिरी चल रहा था और उसे घर का किराया बिल और अपनी गाड़ी की किस्त भरनी थी। वह अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो गया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे वह मुंह के भल गिर पड़ेगा। सुबह सवेरे वह अपने काम के लिए निकला और दोपहर के करीब 11 बज चुके थे। उसकी मां सो रही थी, इसलिए वह नाश्ता नहीं कर पाया था। उसे जबरदस्त भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने सड़क किनारे मटर पनीर खाने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और भूलवश चाबी अंदर ही छोड़ दिया। नाश्ता करते करते वह इस तरह मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब एक चोर उसकी गाड़ी लेकर 9-2-11 हो गया। जब उसने पैसे देकर वापस गाड़ी की तरफ गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी गाड़ी वहां से गायब थी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद वह गलत जगह देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, राहगीरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उस भोलू का जिस्म पसीने पसीने हो गया। भोलू की गाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा था और अब वही नहीं थी। हैरानी, गुस्से और अफसोस के मिले जुले जबरदस्त के साथ वह सड़क के किनारे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, लेकिन फिर उसे पुलिस स्टेशन का ख्याल आया। उम्मीद की एक हल्की किरण जागी कि शायद पुलिस उसकी गाड़ी ढूंढ सके। क्या यह सिर्फ एक हादसा था? नौजवान ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और भारी कदमों से बाहर निकला। अब उसे सबसे बड़ा डर यह सता रहा था कि वह अपनी मां को यह सब कैसे बताएगा। उनकी मां पहले ही बीमार है और अगर उन्हें यह खबर मिली तो वह और ज्यादा बीमार हो जाएगी। भोलू तो चलते चलते बहुत आगे तक निकल आया, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि जहां वह खड़ा था वहीं ढाबा था जहां वो 2 दिन मटर पनीर खाया था। अपने आप को यहां देखकर भोलू खुद भी हैरान था, अपने परेशानी में इतनी निराशा में कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह यहां तक कैसे पहुंचा। वह धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा और एक कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। उसे इस तरह बैठा देखकर रिया तुरंत वहां आ गई। क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है? तुम चेहरे से काफी परेशान लग रहे हो, रिया ने पूछा। भोलू ने गहरी सांस भरी और उसे गाड़ी चोरी होने की बात बता दी। यह सुनकर रिया ने बैग तैयार किया, फिर दिल पर हाथ रख लिया और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा इतना नुकसान हो गया है। अब क्या करोगे? भोलू ने अपने खाली हाथों की तरफ इशारा किया और ना में सिर हिला दिया। यह देखकर रिया भी तुरंत सिर झुका। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद जब भोलू उठकर जाने लगा तो रिया ने उसे रोक लिया। खाना खाकर जाना, उसने कहा, लेकिन भोलू ने मना कर दिया और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते देखा कि अम्मा उसके इंतजार में बैठी थी। वह खाना लिए बैठी थी और भोलू को देखकर बोली, आओ मिलकर खाना खा लेते हैं। भोलू ने झूठ कहा, मैं खाना खा चुका हूं, बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए थोड़ा आराम करूंगा। अम्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, आज तुमने गाड़ी का हार्न भी नहीं बजाया, क्या हुआ? क्या हार्न खराब हो गया है? भोलू चौंक गया और बोला, नहीं अम्मा, हार्न खराब नहीं हुआ, गाड़ी का कुछ काम था तो उसे वर्कशॉप पर छोड़ दिया है, उम्मीद है कि परसों तक मिल जाएगी। यह कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। भोलू को अब किसी भी तरह चैन नहीं था। गाड़ी चोरी होने के कारण उसकी रातों की नींदें उड़ गई थीं। हर रोज वह पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई फायदा ना हो रहा था। पुलिस सिर्फ यही कह रही थी कि जैसे ही कोई सुराग मिलेगा बता देंगे। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं था। अम्मा रोज पूछती तो भोलू कोई ना कोई बहाना बना देता। आज बहुत दिनों बाद वह फिर ढाबे पर चला गया। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में रिया उसके पास आ गई। क्या हुआ, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या तुम्हारी गाड़ी मिल गई? उसने फिक्रमंदी से पूछा। भोलू ने निराशा से सिर हिलाया, नहीं, गाड़ी अब तक नहीं मिली, ना जाने मिलेगी भी या नहीं। हिम्मत मत हारो, मिल जाएगी, रिया ने दिलासा देने की कोशिश की। फिर उसने अम्मा के बारे में पूछा। भोलू ने जवाब दिया, अम्मा ठीक है, मैंने उन्हें अब तक गाड़ी के बारे में नहीं बताया। थोड़ी देर सोच में डूबी रहने के बाद रिया ने कहा, भोलू, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? भोलू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा,
अरे नहीं नहीं, तुम भला कैसे मेरी मदद कर सकती हो? बस कहो कि मेरी गाड़ी मिल जाए। बहुत परेशान हूं। गाड़ी की किस्त भी देनी है, घर का किराया भी बाकी है। मेरे पास तो बस खाने भर के ही पैसे बचे हैं, रिया ने धीरे से कहा। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में लौटा देना। भोलू ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। तुमने मेहनत से जो कमाया है उसमें तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी पेशकश की कदर करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। रिया चुप हो गई। उसके चेहरे की रौनक बुझ गई थी। थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर आई और भोलू की मेज पर रख दिया। भोलू ने मना किया। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं खा सकता। रिया ने कहा, मैं तुम्हारे बिल में जोड़ लूंगी, जब पैसे हो तब दे देना। फिर वह गुस्से से वहां से चली गई। भोलू को थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वह बार बार उसकी मदद को ठुकरा रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया कि वह उठकर रिया के पीछे चला और उससे माफी मांगी। रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे खुले दिल को गलत समझ रहा था। मेरे हालात ने मुझे बहुत तलख बना दिया है। रिया मुस्कुराई और कहा, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अगर तुम मेरी मदद ले लोगे तो मुझे खुशी होगी। यह कहकर उसने भोलू की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने इस तरह भोलू को देखा था। भोलू एक साथ के लिए थमसा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन आंखों में कैद हो गया हो। फिर अचानक उसे होश आया और उसने धीरे से इनकार कर दिया। वापस अपनी मेज की तरफ लौट आया। मटर पनीर ठंडी हो रही थी, लेकिन भोलू अब भी उन्हीं चंद में खोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था जो उसे बांध रहा था। खाना खाते हुए भोलू मुस्कुरा रहा था कि रिया अब भी उसके बावजूद पर टिकी थी। थोड़ी देर बाद भोलू मटर पनीर बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए उसके मन में सवाल उठ रहे थे। रिया क्यों उसकी इतनी मदद करना चाहती थी? आखिर इतनी बड़ी रकम उसे क्यों देना चाहती थी? अगर उसके पास पैसे थे तो वह खुद कोई बेहतर काम क्यों नहीं करती? भोलू इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। किसी ने उसके कदमों से कदम मिलाया था। उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके साथ रिया चल रही थी, वैसा ही वही दुपट्टा और वही मुस्कुराती निगाहें। लेकिन यह मुमकिन कैसे था? भोलू ने हैरानी से पूछा, रिया तुम यहां? इस सवाल पर रिया ठिठक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर बहुत भीड़ होती है, वहां खुलकर बात करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। फिर उसने भोलू की आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर कहा, भोलू, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूं ताकि तुम मेरी मदद कबूल कर सको। मेरा नाम रिया जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। जिन्नात की दुनिया से आई हूं। मैं इंसानों की दुनिया में भेस बदलकर घूमती हूं, उनकी परेशानियां समझती हूं और उनकी मदद करती हूं। भोलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रिया ने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी खूबसूरती देखकर भोलू कुछ पल के लिए जैसे जड़ गया हो। वह रात कैसे गुजरी, भोलू को कुछ याद नहीं। अगले दिन जब अम्मा ने फिर से गाड़ी के बारे में पूछा तो जाने क्यों, इस बार भोलू ने सच बोल दिया। गाड़ी चोरी हो गई अम्मा, मैं इसी वजह से इतने दिनों से परेशान घूम रहा हूं। यह सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कमाई का एकमात्र जरिया भी चला गया था। भोलू खुद को कोस रहा था कि आखिर वह इस मुसीबत से कैसे निकले। फिर एक हफ्ता गुजर गया। भोलू ने रिया से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ उसका दिमाग रिया की सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी की चोरी से उसकी जिंदगी ठहर सी गई थी। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। भोलू को लगा कि शायद कोई वसूलने वाला आया होगा। उसने अम्मा से कहा, अगर वही हुआ तो कह देना, मैं घर पर नहीं हूं। लेकिन जब अम्मा दरवाजे पर गईं तो उनके साथ किसी लड़की की बातचीत सुनाई दी। भोलू ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरान से फैल गईं। सामने रिया खड़ी थी, जो अम्मा से अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। हड़बड़ाकर बाहर आया और बोला, रिया तुम यहां? रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हारी खैर खबर लेने आई हूं। इतने दिनों से तुम कहां गायब थे? परेशान हो तो बताओ, गाड़ी मिली या नहीं? भोलू ने निराशा से सिर हिला दिया। रिया अफसोस निराशा करने लगी और फिर उसने कहा,
मैं अम्मा के लिए और तुम्हारे लिए मटर पनीर लाई हूं। अम्मा उसे बहुत अपनापन दिखा रही थीं, जब तक भोलू उलझा हुआ था। उसने अम्मा को रिया की हकीकत नहीं बताई, क्योंकि वह खुद इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बैठने के बाद रिया उठी और बोली, भोलू, तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है, बाहर गली में आकर देखोगे? भोलू ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज, यही बता दो। लेकिन रिया मुस्कुराई और बोली, नहीं, पहले बाहर आओ। भोलू और अम्मा उसके साथ बाहर आए। बाहर गली में एक एक नई चमचमाती कार खड़ी थी। रिया ने भोलू की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारी नई गाड़ी है, आज से तुम इसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल करोगे। भोलू अवाक रह गया। उसने हैरानी से पूछा, यह गाड़ी कहां से आई? तुम क्या कह रही हो? रिया ने मुस्कुराते हुए चाबी भोलू की तरफ बढ़ा दी। यह गाड़ी अब तुम्हारी है भोलू, बस इसे चलाने की हिम्मत करो। भोलू ने कांपते हाथों से चाबी ली और गाड़ी को छूने लगा। अम्मा के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन साथ ही वह हैरान भी थी। उन्होंने रिया से कहा, अरे बेटी, तुमने इतनी महंगी गाड़ी मेरे बेटे को तोहफे में दे दी। रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अम्मा, आप परेशान ना हो, यह मेरा और भोलू का मामला है, हम आपस में देख लेंगे। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो, लेकिन भोलू के चेहरे पर संकोच था। उसने गाड़ी को देखा, फिर रिया की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं यह गाड़ी नहीं ले सकता, यह बहुत कीमती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इसकी कीमत नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए रखती है। इसे लेने से मेरी खुददारी पर चोट पहुंचेगी। भोलू ने गाड़ी की चाबी रिया की ओर बढ़ाई, लेकिन रिया मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि तुमसे इस गाड़ी की किस्त किस्त लूंगी। अभी 2 महीने तक इसे इस्तेमाल करो। जब तुम्हारी पुरानी गाड़ी की किस्त पूरी हो जाएंगी, तब तुम हर महीने एक खास रकम मुझे ट्रांसफर कर देना। रिया ने सहजता से कहा। भोलू की आंखों में हैरानी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किस्मत इतनी मेहरबान हो सकती है। एक अनजानी लड़की जिससे वह एक ढाबे पर मिला था, उससे मिलना, यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में अनायास आंसू आ गए। रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरी जो मदद की है, शायद कोई अपना भी ऐसा ना करता, भोलू ने कहा। रिया ने उसकी ओर देखकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अनजानी नमी थी। उसने कुछ रकम भोलू की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक कर्ज है, इसे इस्तेमाल कर लो, ताकि तुम्हें किस्तों के लिए कोई तंग ना करें। दिल लगाकर अपना काम करो। यह कहकर रिया चली गई। भोलू उसकी ओर देखता रह गया। उसने गाड़ी की ओर देखा। यह बिल्कुल नई थी, जैसे अभी शोरूम से निकली हो। उसकी चमक इस बात की गवाही दे रही थी कि यह बहुत कीमती है। उस रात भोलू को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। अम्मा भी रिया की तारीफ करते नहीं थक रही थी। ऐसी बच्ची मैंने पहली बार देखी है। इतनी मोहब्बत और एहसास करने वाली, अपना सब कुछ लुटा देने वाली भोलू को यह सुनकर फख्र महसूस हुआ। उसने ठान लिया कि वह जल्द से जल्द रिया का कर्ज उतार देगा। उसने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद जब वह रिया को पहली किस्त देने उसके ढाबे पर पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वहां अब कोई ढाबा नहीं था, रिया भी कहीं नहीं थी। भोलू ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वह मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया से संपर्क कैसे करें। उसके पास ना उसका पता था, ना कोई और जानकारी। वह अक्सर उसी जगह चक्कर लगाता, इस उम्मीद में कि शायद रिया फिर से वहां आ जाए। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठने लगा, उसने सामने से आती हुई रिया को देखा। उसकी हरी आंखें दूर से ही चमक रही थीं। भोलू खुश हो गया। रिया, तुम कहां चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। रिया मुस्कुराई और बोली, भोलू, मैं तुमसे मिलकर नहीं जा सकी। माफ करना, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ा। मेरा यहां काम खत्म हो गया था, इसलिए लौटना पड़ा। लेकिन मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम्हारा दिल मुझे पुकार रहा है। शायद इसी वजह से मैं यहां आ गई, और देखो, तुम भी यहीं मिले। भोलू उसे रोकना चाहता था। उसने रिया का हाथ थामना चाहा, लेकिन रिया ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। भोलू शर्मिंदा हो गया और माफी मांगने लगा। रिया ने नरम लहजे में कहा, भोलू, मैं तुम्हारे दिल के जज्बात को समझती हूं।
लेकिन तुम जानते हो कि तुम एक इंसान हो और मैं एक जिन्न। रिया जाने लगी, लेकिन भोलू ने उसे रोक लिया। ने रिया को किस्त की रकम देने की कोशिश की, मगर रिया मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम्हें किसी एहसान का बोझ ना महसूस हो। यह रकम तुम मुझसे मत जोड़ो। अगर तुम सच में इस रकम का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना समझना कि मेरा कर्ज उतर गया। रिया ने मुस्कुराते हुए भोलू की ओर देखा और फिर वहां से चली गई। भोलू उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके लिए पूरी दुनिया खाली हो गई है। लेकिन फिर उसकी गाड़ी के अंदर एक अनजानी सी खुशबू तैरने लगी। यह वही खुशबू थी जो हमेशा रिया के आसपास रहती थी। भोलू हल्के से मुस्कुरा दिया। रिया उससे दूर नहीं थी, वह हमेशा बस एक पुकार की दूरी पर थी। यह कहानी यहीं खत्म होती है, मगर यादों में हमेशा जिंदा। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय हो माता लक्ष्मी की लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।